Hello everyone. Today we have Simran with us. She is doing PhD from Jivaji University. इसके पास कुछ questions हैं with the novice researcher, like a novice researcher. She is having several questions. We'll start from the first one. Let us take the first question and then probably we'll enroll or we'll move in slowly with that reference. Yes, Simran. All right. Very good. Very good evening, sir. Sir, since the PhD coursework session is going on, and I am just a beginner and a learner in the field of research, so I just wanted to know that since we have prepared a questionnaire and we have checked the reliability of that questionnaire through the reliability test, what is the further step or the next stage which we have to go through in the research part? That's a good news. Like you are a beginner or you are a novice. One day or other day, everyone has to be a beginner. आपने स्टार्ट किया है तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो ही जाएंगे. One of the very popular tests, which is one of the very popular statistical procedure, which is known as factor analysis. इसके synonyms कई सारे हैं. कई लोग उसे factor analysis कहते हैं, कई लोग उसे exploratory factor analysis भी कहते हैं. Multiple names are there. I trust factor analysis could be a good source to go first. My slides are visible to you, Simran? Yes, sir, I can see the slides. ज्यादातर रिसर्चर मतलब आई ट्रस्ट दिस इज द मोस्ट यूज्ड मल्टीवेरिएट एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल टेस्ट जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया. एंड आई आल्सो ट्रस्ट दिस इज मोस्ट मिसयूज्ड आल्सो. बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज भी किया है. अलग अलग लोग अलग अलग रेफरेंस अलग अलग बातों में इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो पहले हम इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं कि वो ये फैक्टर एनालिसिस है क्या. So generally we start with the factor analysis, involves a lots of metrics. जैसे आप उसे SPSS से रन करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर से रन करेंगे, you'll find a lot of metrics. And the challenge is there is no software which gives you the direct result. एक आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स होगी, एक में KMO वैल्यूज होंगी, एक में आइजन वैल्यूज होंगी, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं. मुझे अगर सही याद आ रहा है तो 6 से 7 टेबल होती है मिनिमम, जिनको आपको कंपाइल करके एक जगह लिखना होता है विद दैट कंप्लीट रेफरेंस. बहुत सारी मैट्रिक्स होते हैं, सबके बीच में कनेक्शन बिठाने का काम भी हम करेंगे. बिफोर दैट हमको एक बार ये भी समझना चाहिए कि भाई ये है क्या फैक्टर एनालिसिस, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया, कहाँ से ये चलना, ये जो सारी बातें, ये जो सारे रेफरेंस हम देख पा रहे हैं ना, हाउ ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड. तो सबसे पहले जिन्होंने फैक्टर, हालांकि फैक्टर एनालिसिस की बात तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस की तरफ लोगों को अटेंटिव किया, अवेयरनेस क्रिएट की, दिस वाज अ जेंटलमैन रायमंड बी कैटल. इनके पास 4500 ट्रेड्स थे, पर्सनालिटी ट्रेड्स के, पर्सनालिटी से रिलेटेड. ही हैज इवैल्यूएटेड 4500 ट्रेड्स. अब इनके सामने चैलेंज है था 4500 ट्रेड्स को इम्प्लीमेंट करना, समझना किसी भी ह्यूमन की पर्सनालिटी को वाज रियली वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट टाइम इन्होंने जब फैक्टर एनालिसिस अप्लाई किया और फैक्टर एनालिसिस जब इनके पेपर को देख के लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आई, तो ये 4500 ट्रेड्स हैव बीन रिड्यूस्ड अप टू 200 ट्रेड्स. और वो 200 ट्रेड्स को लेकर उन्होंने समझने की, 200 ट्रेड्स भी मुश्किल है, बट यस 45 के रेफरेंस से देखें तो 200 इज नेग्लिजिबल. ये वो पहला टेस्ट था, ये वो शायद मेरे हिसाब से पहला पेपर था जिन्होंने इसको पॉपुलराइज करना स्टार्ट किया. इन जनरल देखें तो फैक्टर एनालिसिस इज अ वेरी सिंपल टूल, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टूल्स. आप फैक्टर एनालिसिस के लिए कोरिलेशन अप्लाई करते हैं, आप फैक्टर एनालिसिस के लिए रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, आप फैक्टर एनालिसिस के लिए वेरिएबिलिटी चेक करते हैं. बहुत सारी मैट्रिक्स को अलग अलग नामों से आप यहाँ देखें. अगर आपको याद हो, डेटा नॉर्मेलिटी से रिलेटेड बातें याद हो, तो ये वेरिएबिलिटी चेक करता है, कोरिलेट्स भी चेक करता है. एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू convert those variables, number of statements, to the lower number of unobserved variables, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स. जो आपने ऑब्जर्व किया वो तो आपके लिए वेरिएबल्स. आपने कहा कि स्टेटमेंट 1 इज अबाउट दिस, स्टेटमेंट 2 इज अबाउट दिस, स्टेटमेंट 3 इज अबाउट दिस, ये आपने मेजर की. लेकिन अब आपको इसके हेल्प से, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की हेल्प से उनको मेजर करना है जो आपने ऑब्जर्व नहीं किया. से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से सीधा भी पूछ सकता हूँ कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद योर जॉब, या how satisfied or how did you find the service quality of this restaurant or of this hotel.
लेकिन हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज और इम्परेटिव चैलेंज जो मेरे सामने होगा वो ये होगा कि क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके सामने पूछने पे आदमी थोड़ा सा साफ बात नहीं करता। किसी से भी पूछो कि भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुश हो, सेटिस्फाइड हो, कहेगा हाँ यार खुश है। आप उससे पूछिए कि भाई, नॉट विद दिस रेफरेंस, आप पूछिए कि भाई आर यू हैप्पी विद द वर्किंग कल्चर, आर यू हैप्पी विद द सैलरी स्ट्रक्चर, आर यू हैप्पी विद दिस ऑल अदर environmental variable, then you can measure a variable which is called as job satisfaction. ये जो आपने मेजर किया ना, these are called as observed variable in terms of factor analysis. फिलहाल के रेफरेंस में बात करें, और ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो आपने सीधा नहीं पूछा था, दिस विल बी कॉल्ड एज अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, जिसको हमें फैक्टर एनालिसिस से ड्राइव करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्टर एनालिसिस इज डेफिनेटली डेटा रिडक्शन। रेमंड का जो पेपर हम या जो एग्जांपल हमने देखा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग द डेटा। फाइनली यहाँ बहुत सारी मैट्रिक्स होती है, कोरिलेशन मैट्रिक्स, वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट मैट्रिसेस, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है दिस रिक्वायर्ड अ लार्ज सैंपल साइज। स्मॉल सैंपल साइज के साथ यहाँ काम नहीं हो सकता। सैंपल साइज के रेफरेंसेस हम फिर से किसी अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट सैंपल साइज फॉर फैक्टर एनालिसिस, बट एज अ थंब रूल ये आपसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ स्टेटमेंट multiplied by 10 at the rate 10 responses to each question. So if your questionnaire is having, say for example, 30 questions, then there should be minimum 300 as a sample size you should have collected. This is the basic understanding of it. This is the basic sample size or all this reference. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि what are the different types of factor analysis. Exploratory factor analysis, EFA, and confirmatory factor analysis, CFA. Most popular, इनमें से भी सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो EFA. Statisticians and researchers are dying to use EFA. CFA is very popular, but ये आपके लिए EFA से भी ज्यादा टेबल क्रिएट करता है, इसलिए बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। जनरल सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप CFA परफॉर्म नहीं कर सकते। You need Amos or maybe Jamovi or maybe any some other software, some other advanced packages, तभी आप CFA अप्लाई कर पाते हैं। अदरवाइज आप सिंपल SPSS की हेल्प से CFA अप्लाई नहीं कर सकते। SPSS will not be able to help you for performing CFA. And assumptions की बात करें कि क्या किस तरह का डेटा चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, तो हमको most importantly we need metric data. क्वेश्चनायर और मेथोडोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस से समझोगे तो आपको इंटरवल डेटा चाहिए, बट अगर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स के रेफरेंस में समझने की कोशिश करोगे तो आपको स्केल डेटा चाहिए। आपको याद होगा SPSS में एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा होता है जिसपे इस तरह का सिंबल एक बना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा सेट। ये वाला जो स्केल डेटा होता है वो आपके लिए आपको चाहिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, which is a combination of interval and ratio both. यस करेक्ट। एंड डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई कोरिलेशन नहीं होगा तो रिड्यूस कैसे करें? से फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ बॉयज हैं, अब आप इनको रिड्यूस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्रुप, बट ऐसे नहीं हो सकता। तो आपको चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप हो, या आपको चाहिए किसी एक शादी में अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हों तो वो लोग अलग अलग सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं बातचीत करने के लिए। देयर शुड बी समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मल्टी कोलिनियरिटी और कोरिलेशन, ये होना चाहिए। बाकी दूसरे टेस्ट के लिए, रिग्रेशन के लिए आप मल्टीकोलिनियरिटी को बुरा मानते हैं, बट रिग्रेशन फैक्टर एनालिसिस के लिए मल्टीकोलिनियरिटी इज अ गुड थिंग। एन एडिक्वेट सैंपल साइज हमने बात किया अभी थोड़ी देर पहले, दिस शुड बी एट द रेट 10 into 10 times. और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फैक्टर एनालिसिस को परफॉर्म करने का, दिस इज टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट फैक्टर्स व्हिच आर नॉट ऑब्जर्व्ड एंड टू रिड्यूस द डेटा। शुरुआत से इसकी बात कर रहे हैं। और फिर जब आप बात करते हो फैक्टर एनालिसिस के लिए, बहुत सारे अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल या अलग अलग रेफरेंसेस इनकी जरूरत होती है, तो हम इनकी आगे बात कर सकते हैं कि ये क्या टूल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव गॉट वन पेपर जहाँ पे हमने बात की थी सेगमेंटिंग द डोमेस्टिक रूरल टूरिज्म टूरिस्ट इन इंडिया। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि जो रूरल टूरिस्ट जो इंडिया आते हैं या जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और जो रूरल टूरिज्म में इंटरेस्टेड हैं,
इनके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, what could be their interest. This is for one example. We have identified somewhere about 20-27 statements exact. और आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको फैक्टर एनालिसिस का एक टेबल देखेगा, this table of factor analysis. Sir, I can only see the PPT. I think you need to close it and once again share the paper. Just share it again. I'll just share Okay, yes, yes. this one. Right? This is the paper. अगर आपको याद होगा, segmenting the domestic rural tourist in India. Yes, sir. और इस पेपर को आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आके एक टेबल मिलेगी, फैक्टर एनालिसिस ऑफ मोटिवेशंस ऑफ रूरल टूरिज्म. हमने लोगों से पूछा था कि डू यू एंजॉय द फेमस प्लेसेस विद अदर और एजुकेशनल टाइम और मीट पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट एंड लर्न न्यू नॉलेजेस एंड ऑल दैट स्टफ. ये सारी चीजें हमने पूछी थी. दीज वर कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, क्योंकि हमने इनको सीधा क्वेश्चनर में इन्वॉल्व किया था. लेकिन इन सब को मिला के हमने एक नाम दिया विच इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन सोशलाइजेशन. कुछ लोगों से हमने पूछा था कि डू यू लुक एट सेवरल अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस आल्सो, यू वांटेड टू गेट रिफ्रेश, यू वांटेड टू रिलैक्स फ्रॉम द डेली टेंशन, एस्केप फ्रॉम द बिजी जॉब एंड ऑल दिस. ये वाला जो डेटा हमने पूछा था, इसको हमने स्टैटिस्टिकली प्रूवन, स्टैटिस्टिकली कोरिलेटेड वेरिएबल्स को एक साथ में एक नाम दिया जिनको हम कहते हैं एस्केप. ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनको आप ग्रुप करना चाहते हो. लोगों के मोटिवेशंस को आप ग्रुप कर सकते हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप ग्रुप कर सकते हो, व्हाटएवर. आप लोगों के डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन के रीजन पूछिए उनसे और उनको ग्रुप कर सकते हैं. आप लोगों से पूछिए कि व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, वो आपको 20-25 अलग-अलग क्वेश्चंस या इन सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस पे अपने रिस्पांस देंगे. फिर आप उनको बताइए कि दीज आर द 5-6 रीजन. बिकॉज़ द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई मैं 26 स्टेटमेंट्स को मैनेज कर लूंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल. वेरी पॉपुलर स्केल ऑफ सर्कल फ्रॉम परशुरामन, वो भी काफी सारे स्टेटमेंट्स को मिला के बनाई गई थी. और सर्विसेज क्वालिटी मेजर करना, हाउ टू लुक एट अ सर्विस क्वालिटी, वो मेजर करने का जो काम था जो परशुरामन ने किया, वो भी फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से किया. इन सारे तरह के एग्जांपल्स जो आप देखते हो ना, आपके सामने जो मार्केटिंग है बहुत ही कॉमन तरीके से लोग पढ़ते हैं 4 P's और 7 P's एंड ऑल दिस रेफरेंस. मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं, किसी ने वो पेपर तो नहीं देखा, बट मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर एनालिसिस के रिजल्ट रहे होंगे. Somebody could have done that. बहुत सारी चीजों को क्लब करने का जो आपके पास काम होता है, आप अपने डेली यूसेज में उसको ले सकते हैं कि भाई हाउ योर मदर कुक यू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. कई सारे रीजन होते हैं. कभी आपके फादर की प्रायोरिटी पे लेके ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, कभी आपकी प्रायोरिटी पे लेके ब्रेकफास्ट बनाया जाता है. किसको कहाँ जाना है, इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू तो एक अलग रेफरेंस हो गया. ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जिनको आप लिस्ट आउट करना चाहते हो, जिनको आप शॉर्ट आउट करना चाहते हो. एक कन्विंस मॉडल से, एक कन्विंस स्ट्रक्चर से, एक कन्विंस फ्रेमवर्क से अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू अप्लाई एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस. That making sense? Absolutely, sir. Sir, what's the difference between the two, EFA and CFA? EFA and CFA, मैं आपको एक रेफरेंस दिखा सकता हूँ. What is the difference in EFA and CFA? Allow me a second. जनरल अगर आप बात करेंगे तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में यू आर कंफर्मिंग वेदर दिस बिलोंग्स टू दिस फैमिली और नॉट. से फॉर एग्जांपल एक जनरल एक्सप्लोरेशन की बात चल रही है कि चलो चल के एक माउंटेन पे चल के एक्सप्लोर करते हैं, राइट. ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, दिस इज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस. और ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, क्लियरली सॉर्टिंग आउट कौन सी स्वीट किस तरह की है, किसको किसके साथ होना चाहिए, राइट. अगर इंडियन रेफरेंस में देखेंगे तो कई सारे लोग शायद रसमलाई और बंगाली स्वीट्स को अलग अलग रेफरेंस में रख सकते हैं, बट कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस शायद सेम नहीं कहते. कहते हैं ये तो सारा बंगाली स्वीट्स है, बट कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कहता है कि ये बंगाली स्वीट्स तो है, बट उसमें भी ये कई सारी वैरायटीज है, उसमें भी ये कई सारी चीजें हैं. तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में आप सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, एंड कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में आप कंफर्म भी करते हैं कि यस दिस पर्सन और दिस वेरिएबल और दिस आइटम बिलोंग्स टू दिस फैमिली. All right. थैंक यू. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your teachings. Thank you, sir.